दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और आप सभी को बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए जिस प्रकार से नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, मोदी ने भी 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अब की बार विपक्ष यानी कि विपक्ष से लेकर और जो एनडीए के नेतृत्व में पार्टियाँ हैं, नीतीश कुमार है, टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू, उनके बीच सहमति है या नहीं है। और इस चीज़ के लिए जानने के लिए हम अपने साथी के साथ जुड़ेंगे और इस पर खुल विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार किसके साथ सहमति बन सकती है। तो करीना जी, आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर स्वागत है। आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि अब प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद सीधे तौर पर बीजेपी ने कह दिया है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, ये हम जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको नहीं देंगे। जबकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से इन्हीं बड़े पदों की मांग हो रही है। तो इस पर आगे की रणनीति क्या रहने वाली है एनडीए के नेतृत्व में? नमस्कार जितेंद्र जी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो ये शपथ ग्रहण हो चुका है, उसके बाद जो पहले से ही जो टीडीपी, जेडीयू ने माँगे रखी थी और केवल टीडीपी और जेडीयू तक अब बात सीमित नहीं रही है, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से आपने और हमने देखा है, खबरें निकल कर आई है कि जनसेना पार्टी हो गई, एनसीपी पार्टी हो गई, उनको भी कैबिनेट मंत्री और पद नहीं मिले, तो वो भी जो है पासा पलट सकती हैं। क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है और सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि तीसरी बार मोदी सरकार नहीं है, तीसरी बार एनडीए सरकार है, गठबंधन की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में जो है मंत्री पदों को लेकर बेशक इसमें जो है आगे जाकर समस्याएँ होने वाली हैं, क्योंकि ये तो सीधा-सा दिख रहा है कि जो बीजेपी की रणनीति है उसमें वो बड़े-बड़े पद, बड़े-बड़े मंत्रालय ऐसे ही तो सहयोगियों को नहीं देंगी, क्योंकि उससे उनकी सरकार पर काफ़ी अच्छा खासा असर पड़ता है। तो इसलिए शायद जो है मंत्रियों को वो पद नहीं दिए गए हैं। लेकिन अब जो है मंत्री पद नहीं देने की वजह से सरकार पर क्या असर रहेगा, वो तो आपको और हमें आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। करीना जी, सबसे बड़ा एक मुद्दा ये भी बना हुआ है कि जो सहयोगी दल है उनकी वजह से कुछ बीजेपी के जो सांसद हैं या जो उनके मंत्री हैं उनके पद भी काटे गए हैं। इसका सीधा-सीधा असर बीजेपी सरकार पर पड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा देखिए, अब जो स्मृति ईरानी है, हालाँकि अमेठी से हार गई हैं, लेकिन उनको भी एक पद देने की बात कही जा रही थी, मंत्रिमंडल में लाने की बात की जा रही थी। दूसरी तरफ से अनुराग ठाकुर हैं, उनको भी बताया जा रहा था कि वो भी जो मंडल में आएँगे, लेकिन उनका भी पद कट गया। उसके बाद जो मीनाक्षी लेखी हैं, उनको भी पद नहीं दिया गया। तो इसका सीधे तौर पर बीजेपी पर कितना असर पड़ा है? उनके जो अंदर है, बीजेपी के अंदर जो है, जो नेता हैं, जो सांसद हैं, क्या उनके अंदर भी टूट होने की पूरी संभावना, क्योंकि नाराज़गी उनकी चलेगी इस चीज़ को लेकर? जी, सबसे पहले तो बता दें कि स्मृति ईरानी की जहाँ तक बात है, तो उनको तो शायद मंत्री पद तक इसलिए ले जाया जा रहा था क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने हराया था और वहीं से उनकी थोड़ी राजनीति शुरू हुई थी। तो इसीलिए शायद वो महत्वपूर्ण हो जाती है वहाँ पर बीजेपी के लिए। लेकिन इस बार क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से जो है बीजेपी वहाँ से हारी है, अमेठी से स्मृति ईरानी हारी है, तो वहाँ से तो उनका मंत्री पद का जो पत्ता था वो कटना लाज़मी लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंतर से जो है किशोरी लाल शर्मा ने उनको वहाँ से हराया है। और अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें तो वो अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनको इस लिस्ट से क्यों बाहर रखा गया है। हो सकता है नए चेहरों को जो है बीजेपी अपने नए सांसदों को मौका दे रही है मंत्री पद का, तो वो अलग चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये साफ देखने को मिला है कि जो सहयोगी दल है, उनका कुछ खास ख़्याल जो मंत्रालय बाँटने में नहीं रखा गया है, ये चीज़ स्पष्ट हो गई है और ये चीज़ इस बैसाखियों वाली सरकार को अच्छी खासी आगे चलकर प्रभावित करने वाली है, ये अहम मुद्दा है। देखिए करीना जी, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसकी हम बात करते हैं। अजीत पवार के बीच भी और बीजेपी के बीच भी जो है बहुत अनबनी चल रही है सबसे बड़ी। और हाल फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज की बात करें तो ये निकल कर आ रही है, सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि अजीत पवार और बीजेपी सरकार के बीच अनबनी चल रही है। यानी कि एकनाथ जो शिंदे गुट के वो सांसद हैं, और इस चीज को लेकर कहां तक बीजेपी पर या एनडीए पर इसका फर्क पड़ेगा, उसके बारे में आपकी क्या चर्चा है?
सबसे पहले तो हम बात करते हैं एनसीपी की, तो एनसीपी के पास जो है 8 सीटें हैं। 6 से 8 सीटें यहाँ पर मैं कुछ करेक्ट करना चाहूँगी, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता 6 से 8 सीटें उनकी हैं वहाँ पर। लेकिन और उसके साथ जो है जनसेना पार्टी का नाम सामने आया, 2 सीटें उनके पास हैं। अगर ऐसी स्थिति में बीजेपी से छोटे दल भी अगर पीछे हटते हैं, तो स्थिति खराब हो सकती है क्योंकि मान लीजिए 8 से 10 सीटें अगर पीछे हट रही हैं, तो वो बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर कर सकती हैं। और एनसीपी की बात करें तो अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट मंत्री पद की वजह से ही वो पीछे खिसकने की सोच रही हैं और ये सिर्फ एनसीपी का बयान है, हो सकता है अब धीरे-धीरे आज शाम तक, कल तक या फिर आने वाले कुछ दिनों में हमें टीडीपी और जेडीयू की तरफ से भी ऐसे बयान देखने को मिले कि उन्हें भी जो है अपनी इच्छा अनुसार पद नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से वो पीछे खिसक रहे हैं। तो ऐसी खबरें आ सकती हैं आगे भविष्य में। तो करीना जी, एक सबसे बड़ी खबर मैं अगर आपके बीच रखना चाहूँ, हमारे जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा कि पवन कल्याण, जो कि जन सेवा पार्टी से उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री अब शपथ ले चुके हैं, लेकिन उनका अभी बहुत बड़ा बयान आया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो बाहर से उनको समर्थन दे रहे हैं। मैं उस पवन कल्याण की बात कर रहा हूँ, जब संसद के अंदर मीटिंग हो रही थी, उस समय पर नरेंद्र मोदी ने उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि ये पवन नहीं है, ये जो यहाँ पर बैठे हैं, ये आंधी है। तो इस शब्दों का भी उनके लिए प्रयोग किया गया था और लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि हम कितने एक साथ हैं। लेकिन अब पवन कल्याण की तरफ से भी सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हम बीजेपी को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो लगातार ऐसा देखने में आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू भी ये कह रहे हैं कि हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो इसके कुछ ना कुछ कारण या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले से ये साबित होता जा रहा है कि ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चलने वाली है। जी, जहाँ तक बाहरी समर्थन की बात है, तो सबसे पहले तो हम जो पहले भी इन मुद्दों पर डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। जो ये प्रधानमंत्री का ताज है, ये कांटों भरा है। क्योंकि अलग-अलग निर्दलीय नहीं, अलग-अलग पार्टियाँ हम कहेंगे। अलग-अलग पार्टियों के गठजोड़ से जो है सरकार बनी है। कभी किसी पार्टी को समस्या, कभी किसी पार्टी को समस्या, कभी किसी को कोई मंत्रालय चाहिए या किसी की कहीं पर अनबन हो रही है, किसी को मुस्लिमों के आरक्षण से जो है अपनी छूट चाहिए या ऐसी ये तमाम चीज़ें सामने आती रहेंगी क्योंकि जहाँ पर अलग-अलग जो है मत हो जाते हैं, अलग-अलग लोग उस चीज़ में सम्मिलित हो जाते हैं, तो सबको एक साथ लेकर चलना ही गठबंधन सरकार में काफ़ी मुश्किल होता है कि सबको एक साथ लेकर चलें, स्मूथली सरकार चलाएँ। वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि 1-2 सांसद हैं या फिर जो 8, 10, 6 जो ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी पार्टियाँ गुट हैं, वो भी अपनी जो है क्योंकि ये वो अपनी अहमियत अब समझ रहे हैं कि उनके बिना भी सरकार बनाना मुश्किल है, तो इसलिए वो अपनी अलग-अलग जो है इस प्रकार से माँगे रख रहे हैं, जो बीजेपी को परेशानी अभी नहीं बल्कि पूरे 5 साल में करने वाली है और एक सवाल आज की राजनीति में बड़ा बन गया है कि ये जो बैसाखियों वाली गठबंधन सरकार है, आखिर ये कितनी लंबी चलेगी? ये कहना किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ के बस की बात नहीं है, कोई इतना एज़्यूम नहीं कर पा रहा है कि कितनी लंबी ये चल पाएगी। तो करीना जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने ये अहम अपने विचार हमारे दर्शकों के बीच रखे कि किस प्रकार की राजनीति हवा चल रही है, किस प्रकार से सरकार चलेगी, कितने दिन सरकार चलेगी, जो आपसी मतभेद चल रहे हैं, एनडीए के अंदर जो पार्टियां हैं, उनके अंदर किस प्रकार से मतभेद चल रहे हैं, आपने हमारे सभी साथियों को बताया और मैं इस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि उनको समझ में आया होगा कि आखिरकार राजनीति की हवा किस प्रकार से बदलने जा रही है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।